दोस्तों आज मैं आपको भारत की पर्वतीय रेल प्रणाली के बारे में बताऊंगा, यानी कि कुछ एक महत्वपूर्ण पर्वतीय रेल लाइनों के बारे में बताऊंगा। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इनमें से कुछ को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया है, यानी कि उसके अंदर शामिल किया है। तो इनसे सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो आप ये वीडियो देखिए और मैं आपसे मिलता हूं वीडियो के एंड में। अब अगर हम भारतीय रेल प्रणाली की बात कर रहे हैं तो इसका महत्व अपने आप में भारत में बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहली चीज तो ये इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कमाल है। क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ों के बीच से तंग घाटियों और सुरंगों के बीच से निकलने वाली रेल लाइनें अपने आप में बहुत काम मांगती हैं, बहुत मेहनत मांगती हैं। तो ऐसे में ये इंजीनियरिंग का अद्भुत कमाल है। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी पर्वतीय रेल लाइनें हैं जो विश्व धरोहर के रूप में जानी जाती हैं, जैसे कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे। इन दोनों को ही यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर पर्वतीय रेलवे लाइनें जो हैं वो ब्रिटिश काल के दौरान बनी थी और अभी तक बनी हुई हैं। इन्होंने आपस में बहुत से ऐसे हिल स्टेशन हैं जिसको जोड़ा है, जिसकी वजह से लोगों का आर्थिक विकास हुआ है, यानी कि रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। इसके अलावा पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, लोगों को नई नई जगहों को जानने का मौका मिला है। और यहाँ पे जो पुराने स्टीम इंजन है वो आज भी चल रहे हैं, यानी कि भाप के इंजन आज भी चलते हैं। आपने देखा होगा कई मूवीज़ के अंदर भी दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि डीजल इंजन नहीं चलते, डीजल इंजन भी चलते हैं, लेकिन चूंकि भाप वाले इंजन पहले से चलते हुए आए हैं इसलिए यहाँ पे आधुनिकीकरण को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया है। इसको सांस्कृतिक धरोहर मानकर संरक्षित किया गया है। तो आज मैं आपको लगभग 5 ऐसी रेलवे लाइनों के बारे में बताने वाला हूँ। अब ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर सिर्फ 5 ही रेलवे लाइनें हैं, पर्वतीय रेलवे लाइनें बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो 5 हैं इनमें से कुछ जो हैं वो विश्व धरोहर के रूप में मानी जाती हैं और इनसे सवाल बनता है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो इस सूची में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे लाइन के बारे में। अब दार्जिलिंग हिमालयी के नाम से पता चलता है कि दार्जिलिंग की जो पहाड़ियां हैं, खासकर यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां की बात हो रही है। आपको पता है हिमालय आगे तक फैला हुआ है, तो यहाँ के हिमालय की बात हो रही है। ये रेलवे लाइन पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली एक छोटी रेलवे प्रणाली है। एक बात ध्यान से समझो कि जो पर्वतीय रेलवे प्रणाली होती है वो ज्यादा लंबी नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है कि हमको एक पहाड़ पे जाना होता है, जमीन से लेके पहाड़ पे जाना होता है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा लंबा तो रास्ता नहीं होता है, बहुत छोटा ही होता है। मैं आपको बता दूं कि इसकी कुल लंबाई 88 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है, 88 किलोमीटर है। इसका जो निर्माण है वो 1879 से लेके 1881 के बीच किया गया था और इसका टोटल जो स्तर है, ऊंचाई का स्तर है, वो 100 मीटर से शुरू होता है जलपाईगुड़ी में और दार्जिलिंग में जाके 2200 मीटर तक जाता है। मतलब 100 मीटर से शुरू होके 2.2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है, मतलब पहाड़ों पे चलती है। अगर आप स्टेशनों की बात करोगे तो न्यू जलपाईगुड़ी से शुरू होती है, इसके बाद सिलीगुड़ी टाउन, सिलीगुड़ी जंक्शन, सुकना, रंगटंग, तिनधारिया, गयाबाड़ी, महानदी, कुर्सियांग, टुंग, सोनादा, घूम और दार्जिलिंग तक जाती है। लगभग 13 स्टेशन इसके बीच में पड़ते हैं और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो कुर्सियांग शहर के अंदर है। याद रखना, कुर्सियांग शहर के अंदर है। साथ ही आपको एक चीज और याद रखनी है कि जब ये घूम स्टेशन पहुंचती है, घूम स्टेशन नाम की एक जगह है, वो भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, सवाल बन सकता है। तो घूम स्टेशन सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशनों में से एक है भारत के। तो दार्जिलिंग हिमालयी रूट जो है वो आपको याद रह जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नीलगिरी पर्वत रेल के बारे में। नीलगिरी पर्वत रेल भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक प्रणाली है जिसे कि 1908 में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। शुरुआत में इसका संचालन मद्रास रेलवे द्वारा किया जाता था, लेकिन हाल ही में इसको नवगठित सलेम मंडल के अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहले भाप इंजन चलते थे और आज भी भाप इंजन चलते हैं। वो इसलिए क्योंकि यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल में एक शामिल कर लिया था। तो यहाँ पे सरकार ने सोचा कि आधुनिकीकरण अगर हम करेंगे तो संस्कृति खत्म हो जाएगी। अब चूंकि पर्वत की रेलवे लाइन है तो ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। अगर इसके रूट की बात की जाए तो कोयम्बतूर में मेट्टुपालयम से ये शुरू होता है और उदगमंडलम तक जाता है, उदगमंडलम नाम के स्टेशन तक जाता है और बीच में ये कुन्नूर को भी पार करता है। तो ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसका शिलालेख जो है 1999 में हुआ था और इसका विस्तार 2005 और 2008 में 2 बार किया गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन। ये वो रेलवे लाइन है जो ब्रिटिशर्स ने अपनी मौज मस्ती के लिए बनवाई थी। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो शिमला मानी जाती है और शिमला जाने के लिए लोगों को रोड का रास्ता लेना पड़ता था। अब ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता था।
तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने 1898 से 1903 के बीच में इस लाइन का निर्माण करवाया था। इससे दो फायदे हो गए। पहला फ़ायदा तो ये था कि गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली पहुंच जाओगे ट्रेन से अपनी मंजिल पर। और दूसरा ये है कि इस ट्रेन से बहुत से रमणीक दृश्य नज़र आते थे। बहुत से खूबसूरत दृश्य आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जब ये हरियाणा के कालका रेलवे स्टेशन से शुरू होती है तो उस समय इसकी ऊंचाई लगभग 656 मीटर होती है समुद्र तल से, लेकिन जब ये शिमला पहुंच जाती है तो 2076 मीटर तक जाती है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी चढ़ाई इसको करनी पड़ती होगी। एक चीज़ और है कि जब ये पूरा रास्ता तय करती है तो लगभग 103 सुरंगों से गुजरती है और 869 पुल इसके बीच में आते हैं। तो देखने के लिए बहुत से नज़ारे मिल जाते हैं और लोगों को बड़ा मज़ा आता है। यूनेस्को के दल ने जब यहाँ का दौरा किया तो उन्होंने इस रेल मार्ग को देखकर कहा था कि ये बहुत ही अनोखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर बहुत से पुल आते हैं, बहुत सी सुरंगें आती हैं। तो उससे इम्प्रेस होकर 24 जुलाई 2008 को इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। तो इसे जरूर याद रखना। इससे सवाल बनता है कालका शिमला रेल लाइन। इसके बाद आती है माथेरन हिल रेलवे। आपने माथेरन का नाम सुना होगा। माथेरन एक हिल स्टेशन है क्योंकि पहाड़ पे बना हुआ स्टेशन है। वहीं तक जाने के लिए ये लाइन बनाई गई थी। लगभग 21 किलोमीटर की बहुत ही छोटी रेलवे लाइन है ये, और नरेल से शुरू होती है और माथेरन तक जाती है। इसको 1907 के अंदर खोला गया था और ये भी यूनेस्को की जो हेरिटेज वाली लिस्ट है, धरोहर वाली लिस्ट है, उसके अंदर शामिल है। एक मजेदार बात यह है कि इसका निर्माण सर आदमजी पीर भाई ने करवाया था 1901 से लेके 1907 के बीच में। उस टाइम पे उन्होंने 16 लाख रुपए खर्च किए थे। कब? 1901 से 1907 के बीच में। आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से आप अंदाजा लगाओगे तो ये कीमत करोड़ों में चली जाएगी। तो सर आदमजी पीर भाई का नाम आप जरूर याद रखना कि उन्होंने बनवाया था माथेरन हिल रेलवे उस टाइम पे। आज की तारीख में इसका संचालन कौन कर रहा है? सेंट्रल रेलवे, जो मध्य रेलवे है, आपको पता होगा, जहाँ पे CST भी है, तो वो इसका संचालन देखता है। तो इस तरीके से आपका माथेरन हिल रेलवे हो जाता है। आखिर में हम बात करते हैं कांगड़ा घाटी रेलवे के बारे में, जो कि 2 फीट 6 इंच चौड़ी है। ज़्यादा चौड़ी तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये पंजाब के पठानकोट से शुरू होती है और हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर तक चलती है। तो ऐसे में ये भी काफ़ी सारा पहाड़ी रास्ता है, उसको कवर करती है। लगभग 164 किलोमीटर लंबी लाइन है ये, और यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची है उसके अंदर ये आती है। कहने का अर्थ ये है कि संभावना है कि आगे जाके ये भी विश्व धरोहर स्थल बन जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। भारत के उत्तर रेलवे का जो जम्मू डिवीजन है वो इसका संचालन देखता है। जो भी संचालन का कार्य है वो जम्मू डिवीजन देखता है उत्तर रेलवे का। तो इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि 2 फीट 6 इंच चौड़ी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो इसको आप नैरो गेज कहोगे। और ये भारत की सबसे लंबी नैरो गेज लाइन है। तो इस बात को आपको याद रखना है, भारत की सबसे लंबी नैरो गेज लाइन। इस लाइन का जो सबसे ऊंचा स्थान है जहाँ पे ट्रेन जाती है वो लगभग 1290 मीटर ऊंचा है, और इसके पूरे रास्ते में लगभग 33 स्टॉप आते हैं। 33 स्टॉप और 950 पुल, याद रखना 950 पुल आते हैं। अब इतने सारे पुल हैं तो कुछ एक सुरंगें भी होंगी। तो ऐसे में यूनेस्को इसको विश्व धरोहर स्थल बना सकता है, क्योंकि इससे भी बहुत से रमणीय दृश्य देखने को मिलते हैं, खूबसूरत जगहें देखने को मिलती हैं। तो संभावना है कि आगे जाके विश्व धरोहर स्थल बन जाए। एक बात आपको याद रखनी है कि इसको 1929 में लोगों के लिए खोला गया था, यात्रियों के लिए 1929 में खोला गया था। इस चीज को आपको याद रखना है। आखिर में एक खास फैक्ट और याद रख लो कि ये जो कांगड़ा रेलवे लाइन बनाई गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को घुमाना नहीं था। पहले इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो कुल्लू घाटी है उसके जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि लकड़ी हो गए, खनिज हो गए, उनको लाने के लिए रेलवे लाइन बनाई गई थी। और इसी उद्देश्य से इसके परीक्षण भी किए गए थे 1912 और 14 के बीच में। लेकिन जो सरकार की ये परियोजना थी वो उतनी लाभदायक नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि आप ज्यादा कुछ पा भी नहीं पाओगे और इस खूबसूरत जगह को बिगाड़ और दोगे। तो ऐसे में किया यह गया कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया और लोगों के लिए खोल दिया गया कि लोगों के काम आए। पर्यटन होगा तो पैसा वैसे ही आ जाएगा, इस जगह को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे कांगड़ा रेलवे लाइन लोगों के लिए शुरू की गई थी। अब जब आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी महत्वपूर्ण रेलवे लाइनें हैं और उनका इतिहास क्या है। देखिए, इनसे सवाल इंपॉर्टेंटली बनता ही है, तो इनको याद रखना जरूरी है। इसके अलावा भी कुछ एक लाइनें हैं वो हम आने वाली वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।